सो हाय हेलो एवरीवन। हाँ भाई, देखिए अपन ने जो रीड प्री लेवल 2 साइंस मैथ की जो क्लासेज चला रखी है, जो कोर्स अपन ने चला रखा है, उसकी अपनी ये सेकंड क्लास होगी। अपन ने सबसे पहले बायोलॉजी स्टार्ट किया है और बायोलॉजी के अंदर अपनी फर्स्ट यूनिट होगी सजीव एवं निर्जीव, लिविंग्स एंड नॉन लिविंग, जिसकी अपनी ये सेकंड पार्ट है। तो जिन भी स्टूडेंट ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, प्लीज़ एक बार आप लोग पहली क्लास ज़रूर देखिएगा और फिर इस क्लास को ज़रूर देखना आप लोग। आप सभी को पता है अपना जो सोर्स होगा, जो कंटेंट अपना जो है, जो नोट्स अपने हैं, वो किस पर आधारित है? आरपीएससी और एनसीईआरटी की बुक पर डिपेंड है। क्योंकि आपको पता है कोई सा भी एग्जाम हो, क्वेश्चन यहीं से बनने होते हैं। ठीक है भाई, ये मूल पुस्तकें हैं, है ना, यही हमारी रीढ़ की हड्डी है किसी भी सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट और शेयर तो आपको करना ही है, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तभी स्टूडेंट्स आएंगे और तभी हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। इस सीरीज है ना कंटिन्यू चलती रहे, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। यदि आप लोग क्लासेस को कंटिन्यू देखेंगे, शेयर करेंगे, बच्चों तक पहुँचाएंगे, तो सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और इन क्लासेज की ना जो PDF है वो भी आपको मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा भाई, है ना। कहाँ पे मिलेगी मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा। हाँ जी, तो फर्स्ट क्लास के बाद अपन सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में अपन ने देखो, आपको पता है 3 चीज़ें हैं इसमें, जो सजीव निर्जीव है उसके अंदर 3 टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड है। कौन कौन से? सबसे पहले तो यहाँ पे देखो परिचय है सजीव निर्जीव का, फिर ये अंतर है और फिर लक्षण है। पहला टॉपिक परिचय चल रहा था, जिसके अंदर अपन ने सजीव निर्जीव की डेफिनेशन देख ली थी, फिर अपन ने कुछ विषाणु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखा था, और फिर अपन डिस्कशन कर रहे थे सजीवों के जो अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, सजीवों की जो विशेषताएं होती है, इनके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें से अपन ने 7 विशेषताएं देख ली थी। कौन कौन सी आपको पता है? अपन ने कोशिकीय संरचना, जीव द्रव्य, उपापचय, पोषण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये 7 पॉइंट अपने डिस्कशन कर लिए थे। तो अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 8 से। हाँ जी, पॉइंट नंबर 8 प्रजनन, रिप्रोडक्शन। पॉइंट नंबर 8 अपन स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन से। हाँ जी, करें स्टार्ट। देखो, प्रजनन या जनन यानी रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये तो आप लोग सभी जानते हैं। ये एक ऐसी जैविक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। आप सभी को पता है, ठीक है। तो परिभाषा क्या बनेगी? वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करता है, जनन कहलाता है। इसके बारे में अपन एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आगे ना आपके सिलेबस में यूनिट है जनन वाली, वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर केवल अपन बेसिक चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। अब जनन के देखो आगे टाइप्स होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियाँ होती है ना, वो सारी बातें अपन वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। दूसरी बात, जनन के ना कुछ उद्देश्य होते हैं, जिनमें से मैं इंपॉर्टेंट उद्देश्य यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जनन से क्या होता है, सजीव प्रजातियों का अस्तित्व बना रहता है। कोई जीव है भाई, एक निश्चित जीवन काल होगा, वो मरेगा तो वो अपनी संतति ना पैदा करके जाता है, फिर वो अपनी संतति पैदा करेगा, तो इससे क्या किसी भी जीव जाति का अस्तित्व इस पृथ्वी पर बना रहेगा, ठीक है। ये इसका मेन मोटिव होता है। आगे देखो, अगला पॉइंट है जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। देखो आपको पता है हर सजीव का एक निश्चित जीवन काल होता है, उस जीवन काल के बाद में उसकी मृत्यु होना निश्चित है कि नहीं। तो ये निश्चित जीवन चक्र होता है सजीवों के अंदर पाया जाएगा। तो सभी सजीवों में एक निश्चित जीवन चक्र पाया जाता है, अर्थात सभी सजीव जन्म के बाद वृद्धि करेंगे और फिर प्रजनन करेंगे और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है भाई। ऐसा होता है सजीवों में, बिल्कुल होता है। अगला पॉइंट है संवेदनशीलता एवं उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया। तो जो सजीव होते हैं वो संवेदनशील होते हैं और उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और जो उद्दीपन होते हैं उनके प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। क्या मतलब इस लाइन का? देखो, संवेदनशीलता का मतलब है किसी चीज़ को महसूस करना, और उद्दीपनों के प्रति मतलब उसके प्रति अनुक्रिया करेंगे। जैसे मैं पहले बेसिक से एग्जांपल लेता हूँ।
उसे समझना। मतलब पहले चीज़ों को महसूस करेंगे, है ना। संवेदनशीलता का मतलब महसूस करना। कैसे? जैसे देखो, स्मेल से संबंधित, जैसे आपने देखा होगा ना, पड़ोसी की पकवान बन रहा है तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं भाई क्या बन रहा है, लगा लेते हैं ना। आपको किसी ने स्पर्श किया ना, सपोज करो आप लोग आराम से सो रहे हो, है ना, नाइट का टाइम है, बिल्कुल लाइट ऑफ है, अंधेरा है रूम में, अचानक से कोई सांप आ जाए, आपके पैरों से होकर निकल जाए, कैसा फील होगा? अरे होगा ना। इसके अलावा आपने देखा है सर्दियों के दिनों में, आप देखो, सपोज करो ना आप मकान के अंदर बैठे हो, रूम के अंदर बैठे हो, सर्दी बहुत तेज है ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अचानक धूप निकल जाए, आप धूप में जाके बैठे हो तो आपके रोंगटे शांत हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? हमने स्मेल से संबंधित, स्पर्श से संबंधित, सर्दी गर्मी टेम्परेचर, इन सब को हम सेंस करते हैं, महसूस करते हैं। ये सजीव भी कर सकते हैं, निर्जीव नहीं करेंगे इस चीज़ को महसूस, है ना। सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, वो महसूस नहीं करेंगे इस चीज़ को। उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया का क्या मतलब है? जैसे सपोज करो आप बैठे हो आराम से, किसी ने आके यानी आपके आलपिन लगा दी आलपिन, आप तुरंत भगोगे। आलपिन का चुभना एक उद्दीपन है और आपने उसके प्रति अनुक्रिया की, भग गए वहाँ से। आप लोग चल रहे हो, अचानक पैर के नीचे कांटा आ गया, तुरंत पैर को ऊपर उठा लेंगे। तो आपने जो कांटा चुभा है ना, वो क्या उद्दीपन है, आपने तुरंत पैर को ऊंचा किया है, ये अनुक्रिया है, ये प्रतिक्रिया है। अब ये जो मार्कर है, इसके आप लोग आलपिन लगा दो, कांटा लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि निर्जीव है। तो संवेदनशीलता और उद्दीपनों के प्रति जो अनुक्रिया होती है वो सजीव दर्शाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है भाई, तो आप लोग देख लेना। इसके अलावा जब प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में देखो, छुई मुई को जैसे स्पर्श करेंगे तो सिकुड़ जाता है। अरे सिकुड़ता है ना स्पर्श करते ही। इसके बारे में आगे भी आएगा, भी डिटेल से चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल है स्मेल से संबंधित, स्पर्श से संबंधित, प्रकाश से संबंधित, है ना। आप लोग जैसे कमरे में बैठे हो, बाहर बढ़िया धूप है, आप लोग अचानक बाहर जाएंगे ना तो हमारी आंखें सिकुड़ जाती है, क्योंकि रूम के अंदर अंधेरा था, बाहर प्रकाश ज़्यादा था, ज़्यादा प्रकाश ना जाए तो आंखें सिकुड़ जाती है। तो प्रकाश से संबंधित हमने अनुक्रिया की। ठीक है, गर्मी व सर्दी को महसूस करना ना, कांटा चुभने पर पैर को खींचना, स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आना, ये सारे क्या है? ये सारी हमारी अनुक्रियाएं हैं। अगला पॉइंट है वृद्धि। अगला पॉइंट क्या है भाई? वृद्धि, ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में बात करते हैं अपन। देखो, सभी सजीव वृद्धि करते हैं, आप सभी को पता है। पहले आप इतने से थे, फिर इतने बड़े हुए, फिर इतने बड़े हुए, है ना, आपकी ग्रोथ बढ़ती गई। प्लांट भी पहले छोटे से थे, फिर बड़े होते गए, उनकी ग्रोथ होती गई। ये मार्कर आज इतना सा है ना, आगे भी इतना ही रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं, इसमें वृद्धि नहीं होगी। तो जो ग्रोथ का जो गुण है वो सजीवों में पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, जंतु में निश्चित समय के बाद ये वृद्धि रुक जाती है। जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो एज का क्राइटेरिया होता है कि इस एज तक आप में वृद्धि होती रहेगी, फिर इस एज के बाद में आपकी वृद्धि रुक जाएगी, फिर आप जीर्णता, बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं बहुवर्षीय पादप ऐसे होता है जिनमें वृद्धि होती रहती है। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक वर्षीय पादप, बहुवर्षीय पादप। एक वर्षीय पादप का मतलब है वो एक बार फल देंगे और फिर वो खत्म हो जाएंगे। बहुवर्षीय पादप वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक सालों तक जीवित रहते हैं और हर साल आपको फल, जो भी उनकी ऋतु होगी उसके हिसाब से आपको फल देते रहेंगे। तो कुछ बहुवर्षीय जो पादप है जो 2 या 2 से अधिक सालों तक जीवित रहते हैं, उनमें वृद्धि ना होती रहती है धीरे धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने पौधों की धीमी वृद्धि को, प्लांट्स में जो धीमी धीमी वृद्धि होती है उसको नापने के लिए एक अत्यंत संवेदी यंत्र बनाया जिसे केस्कोग्राफ कहते हैं। ठीक है भाई, केस्कोग्राफ कहते हैं, ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखो, अगला पॉइंट है गति। अगला पॉइंट है गति। एक बात और सुनना भाई, ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करनी है इनमें से। लेकिन मैं सारी चीज़ें क्यों लिख रहा है कि मैंने यहाँ पे मैं सारी चीज़ें क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि देखो चीज़ें आपकी तभी समझ में आएगी जब आप लोग चीज़ों को पूरा पढ़ेंगे। याद, अब इसमें याद करना ज़्यादा नहीं है, 5 से 7 लाइन ऐसे जो आपको याद करनी है, बस एनफ है।
जब आप लोग क्लास देखेंगे, नोट्स आपके सामने होंगे ना, अंदाज़ा लग जाएगा। अब जैसे ये परिभाषा आपने देखी है, ये परिभाषा आपको याद थोड़ी ना करनी है, आपने पढ़ा, समझ में आ गया, बस क्लियर। कोई पॉइंट यदि इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग अंडरलाइन कर लो और वही आपको याद करना है। तो यदि ये जो 3-4 पेज है ना, इनमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा सा पेज होगा, बिल्कुल आधा पेज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उन्हें बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। पूरा आपने एक्सप्लेन किया, अच्छे से पढ़ा और फिर जो शॉर्ट नोट्स है वो बना लिए, आराम से आधा पेज में ये काम आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं गति। देखो, सजीवों में गति करने का लक्षण भी पाया जाता है। आपको पता है सजीव गति करते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह तक चलेंगे। अब जैसे एनिमल्स हैं, जंतु हैं, मनुष्य हैं, वो अपने पैरों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे। लेकिन क्या प्लांट्स गति करते हैं? हाँ जी, प्लांट्स भी गति करते हैं, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, उनमें गति करने का तरीका अलग होता है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहली चीज़ क्लियर, सजीवों में गति करने का लक्षण पाया जाता है। प्लांट्स की बात करूँ, देखो प्लांट्स में 2 प्रकार की गतियाँ पाई जाती है, केवल आपको पढ़ना है, याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 2 प्रकार की गति कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है अनुवर्तन गतियाँ और एक होती है दिशी गतियाँ। कौन कौन सी होती है भाई? अनुवर्तन गति और दिशी गति। अनुवर्तन गतियाँ जिसे हम दिशी गतियाँ भी कहते हैं, और सेकंड होती है अनुकुंचन गतियाँ जिसे दिशाहीन गतियाँ भी कहते हैं। पहली बात करते हैं अनुवर्तन गतियाँ या दिशी गतियाँ। देखो, दिशी यानी दिशा होगी, ये गतियाँ दिशात्मक होती है, दिशात्मक होती है, अर्थात इनकी दिशा भारी उद्दीपन जैसे प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, स्पर्श आदि की दिशा पर निर्भर करती है। ढंग से समझना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्लांट्स में 2 प्रकार की गति होगी, अनुवर्तन गति, अनुकुंचन गति। अनुवर्तन गति को दिशी गतियाँ भी कहते हैं और इसे दिशाहीन गति भी कहते हैं। अनुवर्तन गति में होता क्या है? देखो, जैसे आपने, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे प्रकाश, सूरजमुखी का प्लांट आपने देखा है, इधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश है ना वो उद्दीपन है। प्रकाश क्या है? उद्दीपन है। और सूरजमुखी का जो फूल है, जो तना है ना, उस प्रकाश की ओर मुड़ जाएगा। कहने का मतलब जिस तरफ से उद्दीपन आ रहा है ना, उस तरफ प्लांट ने गति की, उस तरफ प्लांट ने क्या की? गति की। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो पादप की जड़ें होती है वो नीचे क्यों जाती है? नीचे ही जाती है ना वो। इसके अलावा कहीं पर जल भरा हुआ है, उसके साइड में प्लांट है, पादप है, उसके जड़ें है ना, जहाँ पे जल भरा हुआ है उसकी तरफ गति करने लग जाएगी। तो ये जिधर से उद्दीपन मिल रहा है ना, उधर प्लांट गति करने लग जाता है। उसे बोलते हैं अनुवर्तन गतियाँ या दिशी गतियाँ। यानी ये गतियाँ दिशात्मक होती है, दिशा होगी, अर्थात इनकी दिशा बाहरी उद्दीपन जो भी उन चीज़ों को प्रेरित कर रहा है उसे उद्दीपन कहेंगे। जैसे प्रकाश है, गुरुत्वाकर्षण, स्पर्श आदि की दिशा पर निर्भर करती है। एग्जाम्पल देखो इसके प्रकार के अंदर, मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ। जैसे पहला प्रकार अनुवर्तन गति का प्रकाशानुवर्तन, यानी जिधर से प्रकाश आ रहा है उधर प्लांट मुड़ जाता है, उसे बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका सूरजमुखी का फूल आपने देखा होगा। इसके अलावा पौधों के जो तने होते हैं ना, वो सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाते हैं। आप लोग देखना भाई, ऐसा होता है। सेकंड प्रकार है इसका गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन क्या है? देखो शब्द है गुरुत्वानुवर्तन, इसमें अनुवर्तन गति छिपी हुई है। कौन सी? गुरुत्वाकर्षण वाली, कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया, जो जड़ें होती है नीचे की तरफ जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ जाती है, ये हो गया गुरुत्वानुवर्तन। जलानुवर्तन, पानी या नमी की ओर गति करना, कि जिधर पानी भरा होता है पौधों की जड़ें उधर गति करती है, ये हो गया जलानुवर्तन। रसायनुवर्तन, रसायनों की ओर होने वाली गति। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका पराग नलिका का बीजांड की ओर बढ़ना। क्या होता है ये? सुनना, पराग नलिका का बीजांड की ओर बढ़ना, ये क्या है एक बार समझना इसको, फिर आगे अपन चर्चा करेंगे। देखो, पराग नलिका का बीजांड की ओर बढ़ना, ये क्या मतलब है इसका, वो आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो, पेड़ पौधों में, मैं प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, जो पुष्प होता है ना, जो पुष्प होता है ना, उसमें निषेचन कैसे होगा, अपन इसकी बात कर रहे हैं। तो आपको पता है
इसमें इसके फूल में 4 चीज़ें होती है। बाह्यदलपुंज, जो आपने देखा होगा फूल के नीचे ना हरे रंग की पंखुड़ियाँ होती है, पत्ते होते हैं समझो, वो आपके बाह्यदलपुंज हैं। रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं, उन्हें दलपुंज कहते हैं। फिर उसके बाद में उसके नर जननांग होता है जो कि होता है आपका पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर होता है। क्या बोलते हैं उसको? पुंकेसर। और उसमें मादा जननांग होता है जिसका नाम होता है स्त्रीकेसर। क्या नाम होता है उसका? स्त्रीकेसर उसका नाम होता है। ये स्त्रीकेसर है, ठीक है। इस भाग को बोलते हैं वर्तिकाग्र, इस भाग को बोलते हैं वर्तिका, इसको बोलते हैं अंडाशय, और इसके अंदर ना बीजांड होगा आपका, ये लो, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे कोशिकाएं होती है जिन्हें बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका या प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। बीच में होते हैं 2 केंद्रक जिन्हें बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। यहाँ पर बीच में एक अंड कोशिका होती है और इसके दोनों साइड होती है सहायक कोशिकाएं, ठीक है। ये बीच की क्या है? अंड कोशिका है, ये एग सेल है। अब सुने यहाँ पे निषेचन कैसे होता है। ये जो पुंकेसर है ना, इन्हें बोलते हैं पराग कोश। क्या बोलते हैं? पराग कोश। यहाँ पर होते हैं पराग कण। ये क्या है? ये है पराग कण। ये जो पराग कण है ना, वो यहाँ पर आ जाएंगे वर्तिकाग्र पर। कौन सी विधि से? परागण विधि से। जैसे कोई तितली, कोई भंवरा है ना, यहाँ पर आके बैठा, उसके पैरों में पंखों में पराग कण लग गया, उड़ के यहाँ पर बैठ जाएगा, यहाँ पर छोड़ देगा। ऐसा भी हो सकता है। हवा के द्वारा भी हो सकता है ना। इसके अलावा जल के द्वारा भी हो सकता है। कई सारे तरीके होते हैं परागण होने के। तो ये पराग कण परागण विधि के द्वारा कहाँ पर पहुँच जाएंगे? वर्तिकाग्र पर। ये यहाँ पर आ गए, ये लो। इसके अंदर क्या होते हैं? 2 नर युग्मक होते हैं। अब ये जो नर युग्मक है ना, उनको ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ना अलग से, ये इसके अंदर जाना है। तो यहां से क्या एक नलिका निकलेगी जिसका नाम होता है पराग नलिका। क्या नाम होता है? पराग नलिका। और वह इस संरचना, इस बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाएगी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पराग नलिका। और ये जो पराग नलिका है ना, इसके द्वारा ये दोनों जो नर युग्मक है, ये वाले, ये जो दोनों नर युग्मक हैं या नर केंद्रक हैं, वो इस नली के द्वारा इसमें पहुंच जाएंगे। अब इस पराग नलिका को क्या पता कि हमें अंडाशय के अंदर, ये जो बीजांड है इसके अंदर जाना है। पराग कण है, इसके अंदर 2 नर युग्मक हैं। ये अंड कोशिका है ये, और ये नर युग्मक है ना, ये वाले। इनको इसके अंदर जाना है, पराग नलिका लेके जाएगी। लेकिन इसको क्या पता मैं इसी के अंदर प्रवेश करना है। तो यहाँ से ना कुछ केमिकल निकलते हैं, रसायन निकलते हैं। उन रसायनों की स्मेल के कारण पराग नलिका बीजांड की ओर वृद्धि करती है। तो एग्जाम्पल बन गया पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। ये केमिकल के कारण होता है। बात समझ में आ गई आपके? चलो आगे देखो। हाँ जी, तो रसायन विवर्तन का पराग नलिका का बीजांड की ओर बढ़ना या वृद्धि करना, इसका एग्जाम्पल। इसके अलावा जैसे स्पर्शानुवर्तन है ना, किसी ठोस वस्तु या सतह को स्पर्श के कारण होने वाली गति। आपको पता है, जैसे आपने काफ़ी सारी बेल देखी होगी, जैसे आपकी जो लौकी की बेल होती है या किसी और भी चीज़ की बेल होती है, यदि ना किसी ठोस सतह के किसी के भी एक बार पास पहुंचेगी, उसको ऐसे चारों तरफ से पकड़ लेगी और फिर वृद्धि करने लग जाती है, गति करने लग जाती है। इसे बोलता है स्पर्शानुवर्तन। किसी ठोस वस्तु को, किसी ठोस सतह को स्पर्श किया और उसके साथ वृद्धि करने लग जाती है। ठीक है, तो किसी ठोस वस्तु या सहारे के स्पर्श के कारण होने वाली गति। प्रतान का किसी लकड़ी या दीवार के चारों ओर लिपटना, ये इसका एग्जाम्पल है। प्रतान जानते हो, आपने देखा होगा ना, बेल ऐसी होती है ना, ये प्रतान बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा सेकंड गति है अनुकुंचन गति है, जिसे दिशाहीन गति कहते हैं। देखो, अनुवर्तन गति में क्या है, जिस दिशा से उद्दीपन आएगा उसकी ओर गति करेगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, उद्दीपन किसी भी दिशा से आए उसके हिसाब से गति नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखा है कि ये गतियाँ अदिशात्मक होती है, अर्थात उद्दीपन किस दिशा से आ रहा है इसका गति की दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एक और मैं आपको अंतर बता दूं, ये जो अनुवर्तन गतियाँ होती है इनके द्वारा पादप में वृद्धि होती है और अनुकुंचन गति से वृद्धि नहीं होती है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल देखो, स्पर्शानुकुंचन, कि जैसे आपने स्पर्श किया उसमें गति होने लग जाएगी। जैसे
छुई मुई की पत्ती को टच किया, छुई मुई की पत्ती मुरझाएगी, सिकुड़ जाएगी। अब ये थोड़ी है कि आप लोग जैसे इधर से टच कर रहे हो तो इधर ही मुरझाएगी, आप लोग किधर से भी टच करो वो पूरी मुरझा जाएगी ना पत्ती। आगे देखो, प्रकाशानुकुंचन, प्रकाश की तीव्रता के कारण होने वाली गति। आपको पता है कुछ फूल ऐसे होते हैं जैसे सूर्य उदय हुआ खिल जाएंगे, सूर्य अस्त हुआ बंद हो जाएंगे, तो सूर्य के प्रकाश के कारण ऐसा हो रहा है ना, गति हो रही है। इसके अलावा तापानुकुंचन, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके फूल तापमान पर डिपेंड करते हैं, कम तापमान होगा तो खिलेंगे, ज़्यादा होगा तो खिलेंगे, है ना, उनकी कंडीशन होती है। तो ये सारे अनुकुंचन गतियों के उदाहरण हैं। ठीक है भाई। आगे देखो, अब एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ तापानुकुंचन का। ट्यूलिप के पुष्पों का कम तापमान में खिलना। एक प्लांट है ट्यूलिप, उसके जो पुष्प है ना वो तभी खिलते हैं जब टेम्परेचर कम होता है, ज़्यादा टेम्परेचर पर नहीं खिलेंगे। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया तापानुकुंचन, यानी तापमान के कारण अनुकुंचन गति होगी। एक नोट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कुछ निर्जीव वस्तु जैसे बस है, साइकिल है, कार है आदि भी गति करती है। ये नहीं चलती क्या भाई? जितने भी लक्षण हमने पढ़े हैं वो सारे सजीव में होते हैं, निर्जीव में नहीं होते हैं। लेकिन गति वाला एक ऐसा लक्षण है जो निर्जीव में होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन देखो, गति करती है किंतु ये स्वयं गति नहीं कर सकती, इनमें भारी कारक द्वारा गति होती है, यानी बल लगाया जाएगा। जैसे कोई बस खड़ी है, हम बल लगाएंगे तब चलेगा। यह बल कौन लगाएगा? इंजन, जो ईंधन है, जो फ्यूल है, उसके द्वारा बल लगाया जाएगा, है ना। आपके कहने से मेरे कहने से नहीं चलेगी, बल लगाया जाएगा, कोई बाहरी कारक होगा तब चलेगी। हमारे अंदर ऐसा नहीं है, हमारी मर्जी हम चले ना चले, है ना। इनमें ऐसा नहीं है, इनकी मर्जी नहीं चलेगी निर्जीव वस्तुओं की। कोई ना कोई बाहरी कारक होगा, कोई ना कोई फोर्स बल लगाया जाएगा तब ये गति करेगी। तो ये आपका परिचय वाला कंप्लीट होता है। अब सुनना, शेष 2 टॉपिक के बारे में बात करते हैं अपन। अंतर, मजे की बात बताऊं, हमने अंतर पढ़ लिए। कैसे भाई? आपको पता है वृद्धि है, पोषण है, गति है, प्रजनन है, परिवहन है, श्वसन है, उत्सर्जन किसके अंदर होते हैं? सजीव में। निर्जीव में होते हैं कि नहीं होते हैं? तो हो गया अंतर। अरे हो गया ना अंतर, ठीक है। अगले देखो लक्षण, लक्षण भी आपने पढ़ लिए। अरे अभी आप जो पढ़ रहे थे ना ये सारे के सारे कोशिकीय संरचना, जीव द्रव्य, उपापचय, पोषण, पाचन, ये सारे के सारे क्या थे? ये लक्षण ही तो थे। ठीक है, तो अंतर भी हो गया, लक्षण भी हो गया। यानी एक टॉपिक आपने डिस्कस किया परिचय वाला, दोनों टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड हो गए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट यूनिट सजीव निर्जीव वाली। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इस यूनिट से संबंधित रेट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अपन डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में कल। ठीक है भाई, तो सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर देना। अपन देखो साथ साथ तैयारी करेंगे, है ना, मज़ा आएगा आपको। और धीरे धीरे चीज़ें ना अपनी बेटर होती जाएगी, बढ़ती जाएगी चीज़ें। आपके लिए ना काफ़ी सारी चीज़ें लेके आऊँगा अब, लेकिन वो तभी संभव है जब आप लोग चीज़ों को पॉजिटिव लेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, बच्चों तक पहुँचाएंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं अगले किसी क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। हाँ।